एक गांव में चारुलता उर्फ चारू नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी। चारुलता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। चारू आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ विमला उससे उठाती हुई बोली, सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठकर बैठ जाती हैं, और एक तू है जो उठने का ही नाम नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह किसी राजकुमार से ही करूँगी। हाँ हाँ, तुझ में लाल जो जड़े हैं, अब उठ, आने वाले हैं वो लोग, उनसे मना कर दो माँ। धीरे बोल कलमुई, अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर चारू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा एक बूढ़ी काली सी दिखने वाली औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। चारू अपनी माँ से बोली, ये कौन है? ये मोहनलाल है और ये इनकी पत्नी आशा है। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेते, इनकी शक्लें तो काली हैं। जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। अरे धीरे बोल कलमुई, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा जमीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। बाहर में गए आराम, मुझे नहीं चाहिए आराम। अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हमें यहाँ पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है समधन जी? अरे काहे की समधन जी, ऐसे कैसे बन गई समधन जी तुम्हारी? अरे कैसे मिर्च निकल रही है इस लड़की की जीभ से, मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है ये। हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से। इतना कहकर मोहनलाल और आशा वहाँ से चले गए और विमला सर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर चारू की दोस्त मोहिनी मटकी लेकर आ गई। चारू मोहिनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। मोहिनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज। कोई बुजुर्ग बेचारा जमीन पर गिर गया है। अरे तो गिरने दे, मुझे क्या। अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुड्ढों को उठाने की काम करेगी? ऐसे नहीं बोलते चारू, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली जमीन पर गिर गया हो। मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। ये क्या बाबा, मुझे तो लगा था आप गिर गए होंगे, लेकिन आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़ कर उठा। ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। राजकुमारी? अरे नादान लड़की, मेरी कमर में मोच आ गई है। अगर तुम मुझे उठाने में मदद करेगी तो तू वाकई राजकुमारी बन जाएगी। चारू ने साधु को पकड़कर उठा लिया। ये लो बाबा, मैंने तुम्हें पकड़कर उठा दिया, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। लगता है तेरी इच्छा किसी राजा से शादी करने की है। आपको कैसे पता? तेरी बातें सुनकर। तेरी जीभ तो कैंची की तरह कतर कतर चलती है, लेकिन है तो सुंदर। मांग, क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर चारू मजाक उड़ाने वाले अंदाज में साधु की ओर देखने लगी। मेरी तरफ ऐसे मत देख कन्या, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। वही तो मैं देख रही हूँ बाबा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगी। लेकिन मत भूलो, कुछ देर पहले मैंने आपको हाथ पकड़कर आपकी उठने में मदद की थी। अगर आप इतने ही पहुँचे हुए साधु हो तो अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? बोलकर चारुलता जोर जोर से हंसने लगी। चारुलता को हंसता देखकर साधु के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। कुछ बातें साधारण मानव के समझ से परे होती हैं। बेवकूफ कन्या, तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया है। बोल, क्या चाहती है? मैं अपना जीवन एक रानी की तरह बिताना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? और क्या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारे दिए हुए वरदान का हाल भी तुम्हारी कमर की मोच की तरह होगा? कुछ समय बाद इस राज्य के राजमहल में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर राजकुमारी अभी अपने वर तलाशने राजमहल में आएंगी। तू उस स्वयंवर में चली जाना। तुझे देखकर कोई भी उन दूसरी राजकुमारियों को पसंद नहीं करेगा। सबकी नजर तुझ पर ही जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर लेना। क्या तू वाकई ऐसा चाहती है? कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं वाकई राजा से विवाह करना चाहती हूँ और राजकुमारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। राजकुमारियों का जीवन देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है बेवकूफ कन्या, लेकिन उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं शायद तुझे इसका अंदाजा नहीं है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया, जैसे ही तू स्वयंवर में जाएगी हर कोई राजा तुझसे ही विवाह करना चाहेगा।
इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। चारू हंसती हुई मोहिनी के पास आ गई। क्या हुआ चारू, तू हंस क्यों रही है? चारू ने मोहिनी को हंसते हुए सारी घटना मजाक बता का दी। विषय नहीं है चारू, हो सकता है कि वो वाकई कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु हो। उसने तुझे वरदान दिया है। पागल हो गई है क्या? उस साधु की कमर में मोच थी, वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मोच का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा? जरूर वो कोई पाखंडी साधु था, बेवकूफ कहीं का। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो साधु सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है, क्या पता तेरा सपना सच हो जाए। मोहिनी, अभी तो तभी पता लगेगा ना जब वाकई इस राज्य में स्वयंवर मनाया जाएगा। फिलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है कि अपने राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। चारों साधु का मजाक उड़ाते हुए मोहिनी के साथ साथ मटकी उठाए घर। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर मोहिनी खुश होती हुई चारुलता के अरे पास चारू, आकर तूने कुछ सुना? अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देशों के 4 राजा उस स्वयंवर में भाग लेंगे और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारी भी उस स्वयंवर में हिस्सा लेंगी। जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वो उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो साधु सही बोल रहा था। मैं भी बहुत देर से इसी बात के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमें राजमहल में घुसने की इजाजत मिलेगी। अरे कोशिश करने में क्या जाता है, चल वो आज का ही दिन है। कुछ ही वक्त के बाद वो स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा कोई वो रास्ता राजमहल के गेट पर जा पहुंची कि तभी सैनिक ने उनको रोककर कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ आम नागरिकों का जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही उस सैनिक की निगाह चारू पर पड़ी, पता नहीं उसे क्या हुआ। अरे तुम तो वाकई बहुत सुंदर स्त्री हो। लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो भेष बदल कर राज्य घूमने के लिए निकली है। जाओ अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नजर पड़ जाए। और ये तुम्हारे साथ कौन है? उस सैनिक की बात पर चारू मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरी दासी है मोहिनी। ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाजत दी। मोहिनी को चारू की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मोहिनी आहिस्ता से बोली, ये क्या चारू, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस सैनिक ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया? तूने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। अरे छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, चल चल अंदर चल। अंदर एक बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में राजा वीर सिंह, रतन सिंह, धीर सिंह और विजेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे हुए। तभी वहाँ चारू और मोहिनी आ गईं। जैसे ही उन चारों राजाओं की नजर चारू पर पड़ी, वो चारों के चारों राजा चारू के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चारुलता है। खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा राजा रतन सिंह बोला, अपनी बात वापस ले लो वीर सिंह। मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। मुझे इस लड़की की सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। बेवकूफ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें ये आम सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही आम लड़की से विवाह करना चाहता था। इससे मैं शादी करूंगा। अपने फैसलों पर तुम एक बार गौर कर लो। इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वो क्रोधित होकर उन राजाओं बंद से करो बोले, अपनी बकवास बेवकूफ राजाओं। ऐसे तो तुम चारों अपनी जान ले लोगे। मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? तुम चारों का विवाह इस लड़की से करा दिया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? असंभव। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से विवाह कर लो। अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्य के हैं। ये रहेगी किसके साथ? इसे हर राजा के साथ ही एक महीने रहना होगा। फैसला हो चुका। राजगुरु की ये बात चारों राजाओं को पसंद आ गई, मगर ये देखकर चारू के होश उड़ गए। उसने मोहिनी की ओर अरे देखकर मैं तो कहा, सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी मोहिनी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से विवाह करना पड़ेगा। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी।
तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का। लगता है उस साधु ने तुझे जरूरत से ज्यादा वरदान दे दिया। चारू, तू एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनेगी। मुझे किसी की इतना कहकर चारू वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी राजगुरु ने चारू को पकड़ने का आदेश दे दिया। चारू के पास अब उन चारों से विवाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चारू का विवाह उन 4 राजाओं से हो गया। विवाह होने के बाद वीर सिंह खुश होते पहले इस सुंदरी पर मेरी नजर गई थी, क्योंकि अब ये मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। ऐसे तुझ में क्या लाल जड़ है जो ये सबसे पहले तेरे साथ रहेगी? मत भूलो राजा वीर सिंह, अब ये मेरी भी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। राजा विजेंद्र सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत तलवार निकाल कर बोला, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ मेरी रानी है और ये सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अबे पागल हो गया क्या? मत भूल, हम सब ने भी इस सुंदरी के साथ विवाह किया है। और क्या बोला तू? तो हम तीनों पर हमला करने वाला था। इसका मतलब है पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था। हाँ, मेरा भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि चारुलता की तरफ देखना छोड़ दो। चारुलता सिर्फ मेरी पत्नी है। बेवकूफ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी एक महीने हम 4 राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। भाड़ में गया राजा राजगुरु का आदेश, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं मानता कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ हुआ है। सच तो यह है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बंद करो अपनी ये बकवास राजा विजेंद्र सिंह, तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसका विवाह तुम 4 से करवाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो जीतेगा वही इस रानी को लेकर जाएगा। इतना कहकर राजा विजेंद्र सिंह ने तलवार निकालकर एक ही बार से राजा वीर सिंह को घायल कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। वीर सिंह ने भी अपनी तलवार से राजा विजेंद्र सिंह पर बड़ा खतरनाक वार किया। राजा विजेंद्र सिंह वहीं ढेर होकर गिर गया। राजा विजेंद्र सिंह को खत्म कर दिया है। अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में भयानक जंग छिड़ गई। चारू सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं चारू। अभी भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले लें। अगर ऐसा हुआ तो इस राजमहल का राजगुरु तुझे इसका दोषी समझेगा। यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। वो सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी कि तभी चारू की नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी साधु पर पड़ी। चारू दौड़ती हुई उस साधु के पास पहुंचकर बोली, क्या हुआ कन्या, तुम इतनी घबराई क्यों हो? क्या तुम आज उस स्वयंवर में नहीं गई? चारू ने सारी घटना साधु को बता दी। तुम तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि 4 राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे विवाह कर लिया। ये और बात है कि वो आपस में लड़ पड़े और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है। राजा बनते हैं और लड़कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम आराम से अपना जीवन एक राजा के पास रहकर गुजार सकती हो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं 4 राजाओं की रानी नहीं बन सकती। 4 नहीं 3, एक तो मारा जा चुका है। जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। साधु को चारू को देखकर तरस आ गया। उसने देखा चारू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ अपने घर पर जाओ। उस राजमहल में कौन सी सुंदर कन्या आई थी, ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। और चारू चुपचाप अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से चारू के दिल से रानी बनने का भूत उतर गया था।